Hello students. So welcome to this very important session regarding your upcoming AFCAT examination. Today we will be discussing your AFCAT strategy जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके और कैसे आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो. So my focus today will be on explaining to you about a few things जो इस एग्जाम को लेके इम्पोर्टेंट है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए उनको उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. इवन इफ यू सेल्फ स्टडिंग एटलीस्ट अगर हमें टॉपिक्स की नॉलेज हो तो हम उनको अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को असिमिलेट कर पाएंगे, राइट? तो वही मेरी आज की स्ट्रैटेजी रहेगी. Now, before I begin with the strategy, I want to tell you that first of all, everything is doable. It depends कि आप इसको कैसे करते हो. जैसे अभी अगर किसी ने अब स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपको काफी घंटे पढ़ना पड़ेगा अब. बिकॉज लुक, दिस इज एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन और सवाल सिर्फ पेपर क्लियर करने का नहीं, सवाल मेरिट में आने का भी है. So for that, you really need to work hard. And especially to the female candidates, I cannot even explain to you how important it is for you to score very well in your written examination, especially वो जो नॉन टेक ग्राउंड और एडम के लिए जा रहे हैं. आपके लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे नंबर लेके आओ. और इनफैक्ट it has become so tough that so many kids who have scored 200 plus are still not getting into merit. It's become very difficult, right? Because सीट्स कम होती जा रही हैं और बच्चों में इस एग्जामिनेशन को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं. तो इतने सारे कैंडिडेट्स में अपना मार्क लेके आने के लिए हमें हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे भी आपको रिटर्न आपके हाथ में है ना, तो इसको आप अच्छे से देके आओ, अच्छी प्रिपरेशन करके देके आओ. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड राइट नाउ इज डू नॉट गिव अप. इस टाइम पे ये नहीं सोचना कि मुझसे होगा नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या पाऊंगा नहीं, ये सब नहीं सोचना. ओके, द थिंग इज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अप्रोच द थिंग्स. आप कैसे अप्रोच करते हो किसी चीज को, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इस ये सबसे बड़ी बात होती है. तो किसी भी चीज को लेके ये नहीं सोचना कि ये तो इम्पॉसिबल हो गया है. नो, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज इम्पॉसिबल. ओके, एवरीथिंग इज डूएबल. इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे करते हो. तो अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो आपको ज्यादा घंटे पढ़ना पड़ेगा नेचुरली. बिकॉज जो आदमी पिछले 3-4 महीने से लगा हुआ है वो दिन में अगर 2 से 3 घंटे भी दे रहा था तो सफिशिएंट था. लेकिन आपको अब इसका डबल देना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उसकी बराबरी के कहीं नजदीक पहुंच पाओगे. क्योंकि कई महीनों की तैयारी और 20 दिन की तैयारी एक लेवल पे नहीं आ सकती, लेकिन हाँ आप कुछ हद तक उसके करीब पहुंच सकते हो, राइट? तो आज हम इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे. तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले टॉपिक वाइज वेटेज क्या है हर सब्जेक्ट की, फिर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच हम देखेंगे और फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि हम आपकी किस तरीके से मदद करेंगे. इसके अलावा मैं एक और सेशन डेली टाइम टेबल और मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड के ऊपर लेके आऊंगी, राइट? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है. डेली टाइम टेबल अगर हमें मिल जाए तो हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से. इफ यू गेट अ टाइम टेबल तो यू कैन मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. आप उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को ढाल सकते हो जिससे आपको काफी मदद मिलेगी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, राइट? तो सबसे पहली बात ये है. अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं. अब ये टॉपिक वाइज वेटेज है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न. हमने देखा कि पिछले साल एक नया पैटर्न सामने आया है हमारे एप्ट एग्जामिनेशन का. सो ये न्यू पैटर्न के हिसाब से मैं आपके लिए लेके आई हूँ. तो ये ब्लू वाला पोर्शन इज ऑफ मैथ्स. मैथ्स में 18 से 20 और क्वेश्चंस आते हैं पर यूजुअली दे आर 18. देन आपका जीएस का पोर्शन जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं और सबसे बड़े पोर्शन है रीजनिंग और इंग्लिश के. रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन. तो आप देख सकते हो कि ये 30 और 32 मिलके 62 हो गया. एंड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट 3 मार्क्स. सो 62 into 3 इज 186, विच इज इनफ टू क्लियर योर कट ऑफ. सबसे पहले आप ये देखो, ये दो चीजें रीजनिंग और इंग्लिश इनफ है आपकी कट ऑफ क्लियर करवाने के लिए. हाँ, अगर आप इसमें मैथ्स भी जोड़ दो तो 62 + 18 हो जाएगा 80. और अगर आप इसमें मैथ्स भी जोड़ दो तो आप 200 प्लस चले गए. सी, इसलिए टॉपिक वाइज वेटेज इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप समझ पाओ कि कौन से पोर्शन स्कोरिंग है और हमें उनमें कितना ज्यादा इनपुट डालना है. तो ये है आपका इनपुट, ये आपके सामने मैंने आपको बताया है, आप इसको देख सकते हो. स्कोरिंग में फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू गेट 1 into 3, दैट इज 3 मार्क्स. और नेगेटिव मार्किंग इज -1.
सो फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 1 नंबर कटेगा, एंड फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 3 मार्क्स, राइट। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके देखो, आपके सामने है। इसलिए मैथ्स और इंग्लिश, रीजनिंग और इंग्लिश के पोर्शन को तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये इस पोर्शन के ऊपर आप कोई भी तरीके की लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पोर्शन है, आपके सामने है। आधा एग्जामिनेशन, आधे से ज्यादा एग्जामिनेशन यही है। 100 क्वेश्चन आते हैं, राइट, जिसमें से 62 का पोर्शन तो सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग का ही है, विच इज मोर देन 50%। सो यू रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। आप इनको लेके आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसको स्किप कर दूंगा। इनफैक्ट स्किप तो आपको कोई भी पोर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन इन दोनों चीजों को तो आप डेफिनेटली स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे अब इन 20 दिनों में। उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले है इंग्लिश। देखो, इंग्लिश के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश बिल्कुल मैथ्स की तरह होती है, ये पढ़ के नहीं आएगी, आपको ये करनी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप प्रैक्टिसिंग। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे सारा एग्जाम कंप्लीट करने में। लेकिन यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि एग्जामिनेशन इतनी लेंदी थी कि वो ये कर ही नहीं पाए। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, जो कि आपको मॉक्स दे के आएगा, राइट। देन ये सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, ये मैंने आपको अभी बताया है। और आपको सबसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाओगे। तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि काफी प्रिडिक्टेबल है, हर साल आता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में कुछ कॉम्प्रिहेंशन ऐसे होते हैं जिनमें यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि यूजुअली पैसेज के क्वेश्चन पढ़ते ही हमें उसका आंसर पता लग जाता है। लेकिन एफकैट का एग्जाम थोड़ा सा टिपिकल इसलिए बन जाता है कि यहाँ पे जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है ओवर द टाइम, उसका लेवल थोड़ा ऐसा हो गया है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। आपको उसके हिडन मीनिंग निकाल के फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। कुछ इनमें कॉम्प्लिकेटेड भी रहते हैं क्वेश्चन, राइट। देन आपकी बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स वगैरह। फिलअप्स, एरर स्पॉटिंग, वोकैब, एक ऐसा पोर्शन जिसको लेके सबके मनों में डर रहता है, क्योंकि ये वाला वोकैबुलरी पोर्शन काफी अनप्रडिक्टेबल है। वोकैब तो खैर हमेशा ही अनप्रडिक्टेबल रहती है, लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ड दिया जाता है, जबकि सीडीएस में आपको वो वर्ड सेंटेंस में यूज करके दिया जाता है, जिससे आपको समझ में आता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पे वोकैबुलरी को करना थोड़ा सा टिपिकल है। एंड फाइनली वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश में ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश की प्रैक्टिस, आई कैन नॉट emphasize on how important it is that you keep practicing these questions, because बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप नहीं समझ पाओगे कि पेपर का क्या लेवल है। तो जो भी अवेलेबल है पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, देर इज नो हार्ड कॉपी फॉर एफकैट एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ढूंढ पा रहे हो उनको आप करो, क्योंकि उनको करके ही आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसा है, राइट। इसके बाद है रीजनिंग। रीजनिंग का पोर्शन अगेन वेरी वेरी स्कोरिंग, 32 नंबर, 32 क्वेश्चन इसी पोर्शन के हैं। तो आप देख सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके ये टॉपिक्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे सबसे पहले है ऑड वन आउट, वेरी प्रिडिक्टेबल, हर साल एग्जामिनेशन में ये पोर्शन आता ही आता है। देन यू हैव एनालॉजी, वेन डायग्राम्स, डॉट सिचुएशंस, मिसिंग फिगर्स, फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डीकोडिंग, सीक्वेंसिंग और स्पॉटिंग द एम्बेडेड फिगर्स। इसके अलावा पिछले साल जो एक नया टॉपिक देखने को मिला वो था ब्लड रिलेशंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड रिलेशंस थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स आ गया था, क्योंकि ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। लेकिन दिस वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। चाहे इसके 2-3 क्वेश्चन ही आए, लेकिन ये भी एक पार्ट था। और इवन 3 क्वेश्चन भी अगर आए तो 6 नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया ये। देखो, हमें क्वेश्चन नहीं देखने, हमें मार्क्स देखते हैं, और यहाँ हर क्वेश्चन के 3 गुना नंबर है। तो आप समझ सकते हो एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है इस एग्जाम में। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के जाने का मतलब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ ब्लड रिलेशन एक नया टॉपिक था जो मैंने नोटिस किया, तो मैं आपको बता रही हूँ। और कैलेंडर के क्वेश्चंस, कैलेंडर के क्वेश्चंस भी आए थे 2-3, तो आपको इनके ऊपर भी ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, राइट। तो ये आपको देखना है। देखो, यहाँ डाइस के क्वेश्चन आज तक आए नहीं है,
लेकिन अगर आप रीजनिंग कर रहे हो तो थोड़े से डाइस के क्वेश्चन करके चले जाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आ गए तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। देखो ये ब्लड रिलेशन भी तो बिना किसी उसके आ गए, प्रिडिक्टेबिलिटी के, किसी ने सोचा भी नहीं था और आ गए क्वेश्चन। तो कोई भी चीज को छोड़ के जाने से बेहतर है कि उसको कर ही लो। ठीक है, तो थोड़ी सी इसके भी प्रैक्टिस कर लो। वैसे आज तक कभी डाइस के क्वेश्चन आए नहीं। इसके बाद है मैथ्स। मैथ्स में बहुत लोगों को दिक्कत है। 18 क्वेश्चन है मैथ्स के। राइट, तो ये भी काफी स्कोरिंग क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो एडवांस मैथ है वो नहीं करना। एडवांस मैथ करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये बेसिक मैथ है। बेसिक अरिथमेटिक मैथ है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। बस एरिथमेटिक मैथ्स आपको करना है 10th के लेवल का। उससे ज्यादा एडवांस मैथ्स इसमें नहीं आता। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, जैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन योर टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम। ये रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस जनरली आते हैं। तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आप इनकी दबा के प्रैक्टिस करो। देखो कितने ही टॉपिक हैं, 4 5 6 7 8 9, 9 टॉपिक है ना। तो 9 ही टॉपिक्स हैं जिनको आपको बार बार करना है। एक चैप्टर उठा लो और एक दिन में उसको प्रैक्टिस कर डालो। अगर ये 9 टॉपिक है तो 9 दिनों में ये हो जाएंगे। हमारे पास 20 दिन है, मतलब कि आप इनको दोबारा भी सॉल्व कर सकते हो 9, यानी 18 दिनों में आप अपना मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप पर डे एक टॉपिक उठाओ और उसके क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बनते हैं उनको सॉल्व करके देखो ये कैसे हो, तो फिर एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। राइट, और इसके लिए भी आई वुड सजेस्ट आप पीवाईक्यूज देखो, उनका लेवल देखो कैसा है। एडवांस मैथ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपल मैथ से भी आपका काम पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जीएस, सबसे अनप्रिडिक्टेबल पोर्शन। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ क्या आएगा। हाउएवर ओवर द टाइम पहले जीएस के क्वेश्चंस ना बहुत फैक्चुअल होते थे, काफी फैक्चुअल आते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन होते थे। लेकिन ओवर टाइम जीएस का जो पोर्शन है वो चेंज हो गया है, एडवांस हो गया है। यानी कि ये भी सीडीएस की तरह अब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस जैसे सीडीएस में आते हैं। राइट, और कंसेप्चुअल होती है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लग गए हैं अब जीएस के एग्जाम में। एक तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, ऊपर से अब ये कंसेप्चुअल भी हो गया है। तो ये वाला वो पोर्शन है जिसमें ज्यादातर नेगेटिव मार्किंग बच्चे कटवा लेते हैं अपने नंबर, इस पोर्शन में ज्यादा, क्योंकि बाकी 3 सेक्शन काफी स्कोरिंग है, काफी बूस्टफुल है। जबकि जीएस काफी हद तक अनप्रिडिक्टेबल है। हाउएवर आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे, आपको इसके भी हम टॉपिक्स बता देते हैं, जैसे हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट एंड साइंस। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक साइंस है, बिल्कुल बेसिक साइंस, बेसिक आती है इसमें, वैसे साइंस 12th के लेवल तक की रहती है। इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल, चाहे कोई भी एग्जाम हो करंट अफेयर्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जीएस के क्वेश्चंस बेस होके आते हैं। तो जो भी करंट हैपनिंग्स हुई हैं ओवर द टाइम पिछले 6 महीने में वो सारी आपको पता होनी चाहिए। और उन्हीं करंट हैपनिंग्स के इर्द गिर्द घूमने वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कई बार करंट अफेयर को स्टैटिक से लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राइट, तो वो वाला पोर्शन भी आपको कवर कर लेना चाहिए। अब नाउ हाउ स्टडी फंडा विल हेल्प यू। सबसे पहले हम आपके लिए मॉक की सीरीज लेके आएंगे 2 फेब से। तो आपको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपने टेस्ट दे के पता करवा सकते हो कि आपको कितना पोर्शन आता है और कहाँ प्रॉब्लम है। देखो मॉक करके छोड़ नहीं देना होता, मॉक को करके उसको एनालाइज करो। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ढूंढो कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और फिर उसी पोर्शन के ऊपर काम करो, कि अगर आप, आपकी स्ट्रेंथ तो आपकी स्ट्रेंथ रहेगी ही, लेकिन अगर आप अपनी वीकनेस को बढ़िया बना सकते हो तो उससे अच्छा क्या होगा। राइट, तो दिस इज वन थिंग विच वी विल हेल्प यू इन। सेकेंड, हम आपके लिए मैराथन सीरीज लेके आएंगे फॉर ईच सब्जेक्ट, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर होंगे और हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। इंग्लिश की डेफिनेटली आई गारंटी यू, मैं आपको काफी हद तक प्रैक्टिस करवा दूंगी क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए। राइट, और मैराथन क्लासेस आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगी। इनके पीडीएफ आपको 99 रुपीज देके ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी उनको एक्सेस कर सकते हो।
मॉक भी आप 99 रुपीज भर के ऐप से ले सकते हो, 10 मॉक, और आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगी ऑन डेली टाइम टेबल, एज वेल एज उसके साथ साथ मैं आपके लिए ये भी लेके आऊंगी कि आपको कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि आपको ज्यादा स्कोर मिले, राइट। तो ये कुछ ऐसे पोर्शन है जिनका आपको ध्यान रखना है। अभी एक नई बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन आ गई है एफकेट के एग्जाम में, राइट। पिछली बार हमने देखा था, तो इसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा हुआ है लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। द थिंग इज, आपको इतना ऐसे स्कोर नहीं करना कि मान लो 160 हाईएस्ट कट ऑफ गई है तो मुझे बस 165 तक स्कोर करना है। नो, एटलीस्ट एम फॉर 190, फॉर द सेफर साइड। कम से कम 30 प्लस नंबर का एम करो ताकि नॉर्मलाइजेशन का आपके ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, इतना असर ना पड़े कि आप फेल हो जाओ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम कट ऑफ क्लियर कर लिया था लेकिन नॉर्मलाइजेशन से उनका स्कोर जब नीचे आया तो वो कट ऑफ के नीचे चले गए। इसलिए हमेशा एम फॉर अ हायर रैंक, ज्यादा लंबी चीज के लिए एम करो, तभी कहीं जाके आप कट ऑफ के इर्द गिर्द कहीं पे आओगे। और नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नया है, अभी अभी एफकैट पे अप्लाई हुआ है, तो हम इसको इन एक्चुअल सेंस में आपको अच्छे से बता भी नहीं सकती कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकती हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस कि अगर आप अच्छा स्कोर लेके आओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई भी चीज आपके स्कोर को हिला नहीं सकती, राइट। इसलिए अपने स्कोर को के ऊपर ध्यान देना है, कम नहीं स्कोर करना, ज्यादा ही स्कोर करना है, ठीक है। बाकी डेली टाइम टेबल और मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड की का सेशन में अलग से लेके आऊंगी ताकि आप उसको भी नोट कर सको और ध्यान दे सको। एंड आई होप दैट दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप कि आपको पता लगा है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आपको उनके ऊपर कैसे ध्यान देना है। ये एग्जाम काफी डूएबल है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव अपियर्ड फॉर दिस एग्जाम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, दैट्स हाउ आई नो इट। इट्स वेरी डूएबल, प्रोवाइडेड कि आप इसको सिंसेरिटी से अटेम्प्ट करो। आप ध्यान दो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर उतना ही ध्यान दो जितना कि दिया जाना चाहिए, राइट। और जी जान लगाओ, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। देखो, आप फौज में जाना चाहते हो, फौज में आपको कोई भी ऐसे नहीं छोड़ देगा ढीला कि घूमते रहो इधर उधर। बहुत मेहनत लगती है, किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई भी कसर मत छोड़ो। हम पता है क्या करते हैं, हम मेहनत नहीं करते, भगवान के आगे हम ये प्रार्थना कर देते हैं कि हमारा पेपर पास हो जाए। तो भगवान आपको कैसे पेपर पास करके देंगे जब उन्होंने देखा है कि आपने मेहनत नहीं की। इसलिए जी जान लगा के मेहनत करो, और ये मेहनत आपके रंग लेके आएगी, ये मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई नो कि अगर आपने हार्डवर्क किया है तो वो आपकी कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगा। ठीक है, सो डू नॉट गिव अप, नेवर गिव अप इन फैक्ट, राइट। नेवर गिव अप, नेवर फोल्ड। इट्स ऑल अबाउट दिस कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितने सिंसियर रहते हो। अपने गोल को एम करो अर्जुन की तरह, और सिर्फ उसी की तरफ देखो, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस को फिलहाल के लिए जाने दो, थोड़े समय की बात है। नहीं तो यही बोरिंग चैप्टर्स बार बार आपको पढ़ने पड़ेंगे। इससे अच्छा एक बार ढंग से पढ़ो और निकाल दो पेपर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी। थैंक यू।